नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये आपके हित के में कह रहे हैं कि यानी ये आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेगा तो आपको जरूर ये मालूम चलेगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये जो हम प्रश्न कराते हैं ये प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है। तो हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है, यानी एक से अधिक सीट है। तो ऐसा ही में हो सकता है कि जो ऑप्शन दिया तीन ऐसा राज्य है जिसमें क्या होगा, एक सीट होगा लोकसभा में, लेकिन आपको क्या बताना, एक से अधिक सीट है। तो सबसे पहले आप राज्यसभा में लोकसभा में जो सीट है उसको देख लीजिए कहाँ कहाँ एक सीट है। देखिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कितने सीट है, एक सीट। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान, लक्षद्वीप, ये सब ऐसे राज्य और ये सब केंद्र शासित प्रदेश है जहां क्या लोकसभा में कितने सीट है, एक सीट है। तो आप यहां से कुछ निष्कर्ष ये निकाले हुए कि जो भी मतलब जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब क्या हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। देखिए सिक्किम हो गया, त्रिपुरा भी हो गया। तो ये सब ऐसे राज्य है जहां क्या है, एक सीट है। लोकसभा में कितना सीट है, एक सीट। लेकिन अरुणाचल प्रदेश 2 सीट और असम, पूर्वोत्तर भारत में अपवाद कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और असम। बाकी जो भी यहाँ पे एक और राज्य आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय में भी कितना सीट है, 2 सीट। तो आप यहाँ याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश 2 सीट, मेघालय 2 सीट और असम में 5 सीट। बाकी जो भी राज्य हो जाएगा सभी में कितना सीट है, एक सीट। और एक क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान। तो इस सब में क्या कितने सीट है लोकसभा में, एक सीट। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है, यानी एक से अधिक सीट होना चाहिए? तो मिजोरम में कितने सीट है, एक सीट। सिक्किम में एक सीट, नागालैंड में एक सीट है। लेकिन मेघालय में कितने सीट है, 2 सीट। तो एक से तो अधिक सीट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे अभी आपको तुरंत बताया, मेघालय में कितने सीट है, 2 सीट। अरुणाचल प्रदेश 2 सीट, असम 5 सीट। और बाकी जितने भी राज्य हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, जैसे मणिपुर 1 सीट, मिजोरम 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, सिक्किम 1 सीट, त्रिपुरा 1 सीट। लेकिन अब याद ये रखिएगा, जो सिक्किम है आपसे ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि 7 सिस्टर निम्नलिखित में कौन सा 7 सिस्टर राज्य है? तो सिक्किम 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IGIDR, कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, मुंबई। और मुंबई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। रांची आपको मालूम है झारखंड में, बेंगलुरु कर्नाटक में, भोपाल ये क्या, MP। बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय किसका, इसरो का। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 जनवरी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो हम आपको बताए थे कि जब भी हम आपको बताए थे 15 कब बताए थे कि 15 जनवरी 1969, यानी जब भी 1969 का वर्ष आता था तो हम आपको बताते थे कि 1969 में ही किसका स्थापना हुआ था, इसरो का स्थापना हुआ। पहली बार मानव चंद्रमा पे गया 1969 में ही, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा का क्षेत्र में। अगर पूछेगा प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, देविका रानी, ये अभिनेत्री थी देविका रानी, फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को,
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, दोनों मिलकर किस पार्टी की स्थापना किए थे? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर। कब किए थे? 1923 में। ये आप इसको याद रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले एक कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये सीधा प्रश्न पूछेगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। और एक किनके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनारे। बाल गंगाधर तिलक पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो किसका किया गया था? इंडिया गेट। देखिए, बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया, तो ये नाम क्या था? इंडिया गेट। और इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में, यानी कहाँ? दिल्ली। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करिए, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में अंतर है। इंडिया गेट है जो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई में, जो मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। और बनाया किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा कि विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ब्रॉडबैंड हाईवेज, मोबाइल सेवाओं की आवश्यक पहुंच, भारत के बेहतरीन के लिए ई गवर्नेंस, भारत के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस, सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। तो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, ये डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम नहीं है। डिजिटल मतलब समझ रहे? डिजिटल इंडिया कहने का मतलब क्या समझ रहे? या डिजिटल इंडिया का बात कर रहा है, तो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, तो ये डिजिटल से संबंधित नहीं है, ये डिजिटल इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को व्योम के किस क्रम से गुजरना होगा? यानी प्रश्न ये पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव। ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य रेखा, और यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए कर्क रेखा, और इधर हो जाएगा मकर रेखा। तो ये जो ध्रुव है, तो यहाँ से मतलब इस साइड जब आइएगा ऊपर से, मतलब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, तो किस व्योम से गुजरना पड़ेगा? यानी किस तरह का आपको, जैसे मतलब ना एक समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय, इस तरह से आपको बताना है। तो जो जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा वहाँ कौन सा प्रदेश पा जाएगा? टुंड्रा। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएगा तो टाइगा, उसके बाद थोड़ा और नीचे आएगा तो समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, उसके समशीतोष्ण बन पाया जाएगा। यानी सबसे ठंडा में कौन सा पाया जाएगा? टुंड्रा। तो अगर आप टुंड्रा सिर्फ याद रखते हैं तो यहाँ इसका आंसर कर लीजिएगा, टुंड्रा। और उसके बाद क्या आता है? टाइगा। उसके बाद समशीतोष्ण वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा यानी कहने का मतलब 0 डिग्री लाइन, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी। देखिए यहाँ प्रश्न ये पूछेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेगा तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेगा तो मकर रेखा। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। मकर रेखा, ये भी क्या होगा? 23.5 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको तो आप जान ही रहे भूमध्य रेखा बोलते हैं। प्रश्न ये भी पूछेगा, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार, यानी कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी। और कर्क रेखा को
कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। सही, यहाँ पे कर्क रेखा बताएं क्या? नहीं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कहाँ बहती है? अफ्रीका महादेश में। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कहाँ बहती है? ये भी अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महादेश में। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी, जो कहाँ बहती है? भारत में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आप याद रहेगा ठंडा क्षेत्र जितना रहेगा उसको क्या बोले? ठंडा क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? टुंड्रा। उसके बाद टैगा। डॉट को कश्मीर के सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। सैफ्रॉन टाउन के रूप में किसे जाना जाता है कश्मीर को? तो पंपोर को कश्मीर के सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, डॉट का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। अवांछित पूछ रहा है, तो हम आपको बता स्पैम, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। स्पैम कहने का मतलब एक मैसेज होता है, तो जो ईमेल होता है जो हम लोग के यूज के लिए मतलब नहीं, मतलब क्या है हम लोग के लिए नुकसानदायक, तो इसलिए उसको डिलीट कर देना चाहिए। स्पैम मतलब ऐसा रहेगा, रेड टाइप कैसे क्रॉस रहेगा। तो आप सर्च करिएगा स्पैम, इसका इमेज आपके पास आ जाएगा गूगल पे जाके। तो स्पैम मतलब जो हम लोग का यूज का ईमेल नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे? अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है किससे संबंधित? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। और 25 से 28 तक क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, 25 से 28 तक। नेक्स्ट है, तो आपको आर्टिकल जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट था करा दिया गया। तो आप वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हैं तो वीडियो जाकर शुरू से देख लीजिएगा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? जो केंद्रीय एगमार्क है प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क कहने का मतलब एक पदार्थ हो गया, जो खाने वाला पदार्थ हो गया, पेय पदार्थ, मतलब ये सब जो भी खाने वाला पदार्थ हो गया उस पर लगाया जाता है, एक तरह का मार्क है, मतलब कर सकते। तो एग मार्क यूज करने कहने का मतलब ये बताता है कि जो भी खाने वाला जो सामग्री है वो क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं है, किसी प्रकार कोई भी किसी तरह से नुकसान नहीं है, यानी सुरक्षित है पर्यावरण के लिए। तो केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला भारत किस शहर में स्थित है? नागपुर। यानी एग मार्क लगाया जाए किसी वस्तु पे, यानी खाने वाला पदार्थ पे ये लगाया जाता है, तो ये बताता है कि क्या वस्तु है जो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। चेन्नई आपको मालूम, मुंबई, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ज़्यादा प्रश्न सिर्फ ये पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रश्न को आप शुरू में पढ़िए तो फास्टली पढ़िए, क्योंकि देखिए यहाँ डेट दिया गया, तो यानी का मतलब है क्या पूछ रहा? पृथ्वी दिवस। तो प्रश्न इतना घुमा के बोला, किस लिए बोला? क्योंकि आपसे टाइम पास करवाना है। तो हम आपको बताए थे 22 का आंकड़ा याद करिए, 22 का आंकड़ा आप याद करिए। तो हम 22 का आंकड़ा में क्या बताया था कि 22 सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आप कहिएगा सर जनवरी आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, सॉरी उसके बाद फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा। तो यानी 22 मार्च होता है, 22 अप्रैल होता है, और एक 22 मई होता है। तो 22 मार्च, तो सबसे पहले क्या आया था? जल आया था। तो यानी 22 मार्च विश्व जल दिवस। उसके बाद क्या होगा? पृथ्वी मतलब बनेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। उसके बाद फिर क्या होगा? पृथ्वी पे विविधता होगा, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे सब सभी पाए जाएंगे, तो क्या होगा? विविधता आएगा। तो यानी जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 में। तो आप याद रख, सबसे पहले जल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जैव विविधता। यानी जल आएगा तो जल पे क्या? पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या होगा? विविधता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ? 22 अक्टूबर
1945 को, और इसका मुख्यालय का न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है? UNSC, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? यानी टोटल सदस्य होते हैं 15। टोटल क्या सदस्य कितने होते हैं? 15। टोटल सदस्य का अगर बात करेगा तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। टोटल मिलाकर 15। जो 10 अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्षों के लिए होता है। और 5 जो अस्थायी होते हैं तो इनका तो कार्यकाल नहीं, अस्थायी मतलब अस्थायी रूप से इनके पास क्या होता है? वीटो पावर। वीटो पावर। और इनमें कौन कौन से देश शामिल है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछेगा फ्रांस। अस्थायी देश में कौन कौन शामिल है? फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका। फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका, और एक रूस। तब याद रहे, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रूस, इनके पास क्या है? वीटो पावर है। और 6 जो आधिकारिक भाषा है उसमें से क्या क्या यूज होता है उसको देख लीजिए एक बार आप। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया, जिसमें क्या है? अरबी है, चीनी है, चीनी मतलब समझ ना, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता है। कौन कौन? अंग्रेजी और फ्रांसीसी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर चाइनीज, यानी सी नंबर राइट हो जाएगा। और एक और आप यहाँ से याद रखिएगा, जो अपवाद है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। जो किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र का। एकमात्र अपवाद है जिसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए अभी आपको तुरंत हम यहाँ कराएं और प्रश्न पूछ दिया, तो हम आपको बताएं कौन कौन सा अस्थायी सदस्य है। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा? नहीं है। तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश शामिल है? फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, और क्या हो जाएगा? फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब शामिल है। तो कनाडा शामिल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इनके पास क्या होता है? वीटो पावर यानी शक्ति जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व कैमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? निम्न में से कौन सा तत्व कैमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? नाम क्या है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर जिसको बोलते हैं Cl2, क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस, आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, कौन सी 2 नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया? पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया, तो नाम क्या? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। गोदावरी और कृष्णा क्या बनेगा? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। देखिए हम कृष्णा पे लिख रहे हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो क्या बताइएगा? कावेरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो अब कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए बड़ा वाला को छोटा के साथ और छोटा वाला को बड़ा के साथ, यानी अपोजिट है। दक्षिण भारत की गंगा, यहाँ पे भारत लगाइए, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलेंगे? कावेरी को। और दक्षिण की गंगा गोदावरी को, और भारत की गंगा गंगा को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा हो गया, हमारे ताप्ती हो जाएगा। ये सब क्या बनाती है?
एक्सचूरी बनाती है, यानी ये सब डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है उसे डॉट प्रजाति कहा जाता है। यानी एक ऐसे प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलुप्त, यानी विलुप्त प्रजाति हम लोग कहते हैं उसको। नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, विलुप्त प्रजाति, यानी विलुप्त हो गया। और इसको किस में रिकॉर्ड किया जाता है, रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत, जब आप यहाँ आइएगा, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, अनायमुडी, अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है अनायमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और सेकेंड सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमलाई पहाड़ी पे स्थित है, कौन सा, अनायमुडी चोटी। तो अनायमुडी जो चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है अनायमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदुक और संश्लेषात्मक, यहाँ पे लिख रहा है मृदुक और श्लेषात्मक उत्तकों के प्रकार है, यानी मृदुक और श्लेष उत्तक, यहाँ पे लिखा क्या, श्लेष उत्तक लिखा, देखिए मृदु उत्तक और यहाँ पे श्लेष उत्तक, मतलब अलग है। मृदु उत्तक और श्लेष उत्तक डॉट उत्तकों के प्रकार है, ये आपको बताना। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया पैरेनकामा और कोलेनकामा। तो अगर आप शॉर्ट में पढ़िएगा हिंदी में, तो हिंदी में पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। पैरेनकामा और कोलेनकामा डॉट उत्तकों के प्रकार है। तो किसके प्रकार है, सरल अस्थायी उत्तक। ये सीधा प्रश्न पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया, हम लोग जो भी प्रश्न कलेक्ट किए थे सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे देखे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।